Continuing in the chapter of respiration in plants, in 8th and the final lecture today, we are going to talk about respiratory quotient. हम लोग बात करें रेस्पिरेटरी क्वेश्चन की, तो एनसीईआरटी आपसे ये कह रही है कि लेट अस नाउ लुक एट अनदर एस्पेक्ट ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग जो रेस्पिरेशन का है एक दूसरा पहलू भी देखते हैं। अब जैसे आप जानते हो कि रेस्पिरेशन, जो एरोबिक रेस्पिरेशन आप कर रहे हो, उसके अंदर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन कंज्यूम हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ की जा रही है। अब ये जो रेशो है ना, देखो हम लोग सांस लेते हैं तो सांस के अंदर ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर रिलीज़ करते हैं। वही चीज़ एनसीईआरटी कह रही है कि ऑक्सीजन इज कंज्यूम्ड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड। द रेशो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व्ड, जो कार्बन डाइऑक्साइड आपने रिलीज़ करी, टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड, और कितना आपने ऑक्सीजन की वॉल्यूम को कंज्यूम किया रेस्पिरेशन के अंदर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी कोशेंट कहते हैं या फिर रेस्पिरेटरी रेशो कहते हैं। रेस्पिरेटरी कोशेंट का दूसरा नाम क्या हो गया, रेस्पिरेटरी रेशो। अब चाहे आप इसको आर क्यू कहो या आप इसको आर आर कहो, रेस्पिरेटरी कोशेंट या फिर रेस्पिरेटरी रेशो। ये हमारी रेशो क्या डिटरमाइन करती है कि हमारा आउटपुट कितना आया है वर्सेस हमने इनपुट कितना किया। फिज़िक्स के अंदर भी जितने भी फार्मूलाज के अंदर हम लोग एफिशिएंसी निकालते हैं, उसके अंदर आउटपुट अपॉन इनपुट ही हम लोग फार्मूला के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। तो आप उससे भी इस चीज़ को याद रख सकते हो कि वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम जो है, इस रेशो को हम लोग रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कहते हैं। अब एनसीईआरटी की बात आती है क्या कि रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट जो है या रेस्पिरेटरी रेशो है, ये डिपेंड करता है कि हम लोग सबस्ट्रेट के तौर पे किस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे बात आती है फिर वही अपना बरसों पुराना फॉर्मूला CPF, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन फैट। अगर कार्बोहाइड्रेट को आप रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट की तरह यूज़ कर रहे हो, तो हमारी रेस्पिरेटरी रेशो या फिर रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट कितना रहेगा, 1 रहेगा। अगर प्रोटीन को यूज़ करते हो तो ये कितना रहता है, 0.9 रहता है। और अगर ट्राईपाल्मिटीन एक फ़ैट के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये कितना रहेगा, 0.7। फैट के बारे में एनसीईआरटी कहती है कि ये यूजुअली लेस दैन 1 ही होता है। अब कार्बोहाइड्रेट का अगर रेस्पिरेटरी रेशो 1 है, इसका क्या मतलब है कि जितना वॉल्यूम आपने ऑक्सीजन कंज्यूम किया, उतना ही वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आपने बाहर रिलीज़ कर दिया। लेकिन अगर रेस्पिरेटरी रेशो लेस दैन 1 है, इसका मतलब ये है कि जो रेस्पिरेटरी कोशेंट है हमारा लेस दैन 1 है। इसका क्या मतलब कि हमारा जो ऑक्सीजन कंजम्पशन है वो ज़्यादा है और हमारा जो वॉल्यूम ऑफ इजेक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है वो कम है, यानी न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है। इसीलिए ये वैल्यू जो है लेस दैन 1 आ रही है। अब इसको याद करने का तरीका, 3 वैल्यूज़ हैं आपके पास। क्या क्या वैल्यू है, पहली है 1, दूसरी है 0.9 और फिर है तीसरी 0.7। ये 3 वैल्यूज़ को आपने डिक्रीजिंग ऑर्डर में रख लिया। कार्बोहाइड्रेट्स का आपको वैसे भी याद रहना है कि ये 1 होती है। अब वही अपना बरसों पुराना फॉर्मूला CPF, तो CPF इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में रख दो, 1, 0.9 और 0.7। तो हमारा कार्बोहाइड्रेट का रेस्पिरेटरी कोशेंट या रेस्पिरेटरी रेशो 1, प्रोटीन की 0.9 और फैट्स की 0.7। फैट्स के अंदर एक एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया, ट्राईपैल्मिटीन। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी नीट में पूछा जा चुका है, ट्राईपैल्मिटीन का कितना होगा। फिर अब एनसीईआरटी आगे आपसे कहती है क्या कि जब कार्बोहाइड्रेट को आपने यूज़ किया है सबस्ट्रेट के तौर पे और इसको कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज किया है, कम्प्लीटली ऑक्सीडेशन का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन की बात हो रही है, तो RQ कितना होगा, 1 होगा, बिकॉज इक्वल अमाउंट्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर इवॉल्व्ड एंड कंज्यूम्ड रेस्पेक्टिवली। अब इस वाले स्टैंजा से हमारा क्या बन सकता है, एजर्शन रीज़न बन सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स के केस में RQ जो है हमारा 1 होगा। उसका रीज़न क्या है ये, तो हमारा ये ट्रू और करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अब एनसीईआरटी ने आपको इसको कार्बोहाइड्रेट के केस में समझा के बना करके दिखाया है कि ये कार्बोहाइड्रेट लिया आपने, ये ऑक्सीजन का लिया, फिर आपने देखा कि कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है। तो अब एनसीईआरटी ने ये दिखाया कि भाई कितनी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हुई है, 6 कार्बन डाइऑक्साइड। तो आउटपुट अपॉन इनपुट था 6 कार्बन डाइऑक्साइड का, तो 6/6, तो 1 आ गया आपका। फिर एनसीईआरटी ने आपसे कहा कि अगर आपने फैट को यूज़ किया है रेस्पिरेशन के अंदर, तो RQ यानी रेस्पिरेटरी कोएफिशिएंट लेस दैन 1 होगा। कैलकुलेशन शो करी गई हैं फैटी एसिड्स ट्राईपाल्मिटीन के लिए। अगर इसको हमने सबस्ट्रेट के तौर पे यूज़ किया है तो ट्राईपाल्मिटीन RQ कितना होगा, इसका 0.7 होगा। और हो भी सकता है कि किसी टेस्ट के अंदर आपको ये देखने को मिल जाए, इससे ट्राईपैल्मिटीन का फॉर्मूला आपसे पूछ सकते हैं। तो ये 51986 इस तरीके से हमने भी याद रखा था, 51986।
CHO 51986। अब बात करें हम लोग आगे कि व्हेन प्रोटीन्स आर रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट्स, जो रेशो होगी वो कितनी होगी, 0.9 के आसपास होगी। इसको कैसे याद रखना था, या तो एक तरीका आपके पास ये है या फिर एक तरीका ये है कि कार्बोहाइड्रेट की 1 है, कन्फ्यूजन होता है इन दोनों के अंदर। अब प्रोटीन का जो पहला लेटर है वो है पी, प्रोटीन का जो पहला लेटर है वो है पी। इस पी की अगर हम लोग मिरर इमेज बनाएं तो ये लेटर ये जो है नंबर 9 की तरह बनता है। तो इस तरीके से भी आप जो है याद रख सकते हो कि जो प्रोटीन है उसका आपका रेस्पिरेटरी कोशेंट कितना है, 0.9। फिर ट्राइपैल्मिटीन का कितना, 0.7। अच्छा, अगर ये नंबर आपको याद ना हो 51986, तो 5 और 6 के बीच में कितनी बात हो रही है कि 8 और 1 को प्लस करो तो 9 मिलता है। ये चीज़ है 51986। लास्टली एनसीईआरटी कंक्लूड कैसे करती है इस चैप्टर को कि इम्पॉर्टेंट है रिकग्नाइज करना कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट हैं वो ऑफन एक से ज़्यादा होते हैं। ना तो प्योरली प्रोटीन यूज़ होता, ना प्योरली फैट यूज़ होता, ये कभी नहीं देखने को मिलता। आपको CPF इन सब का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा, और ये भी हो सकता है कि ऑर्गेनिक एसिड्स भी आपको देखने को मिल जाएं। दिस वॉज ऑल अबाउट रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। आई होप आपको ये पूरा का पूरा चैप्टर समझ में आया हो। ऑल द वेरी बेस्ट।